एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग के केस में हम देखेंगे कि अगर किसी को कानूनी रूप से जो अधिकार है केस फाइल करने का, अगर उसके लिए अगर मना कर किया जाता है कि आप कोर्ट में हमारे ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह का अगर एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसको हम रेस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग कहते हैं। और इस तरह का किसी के पास अधिकार नहीं है, या फिर दो पार्टी इस तरह से आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं एग्रीमेंट बनाने के लिए जहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग के लिए मना किया जाए। तो जब लीगल प्रोसीडिंग के लिए मना किया जाता है तो उसको एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग कंसीडर करते हैं। तो ये दो तरीके से आपका रेस्ट्रेंट कंसीडर किया जा सकता है। दो तरीके से आपका रेस्ट्रेंट कंसीडर किया जा सकता है। पहला है बाय विच एनी पार्टी इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट अंडर द लॉ। ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमने बात किया और उस एग्रीमेंट में लीगल राइट को रेस्ट्रेंट करने की या फिर रोकने की बात कर रहे हैं। बाय यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग, ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल, या फिर किसी भी कोर्ट के माध्यम से आप इसको मना करने की बात कर रहे हैं। या फिर आप टाइम लिमिट भी डिसाइड कर रहे हैं कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपने केस नहीं किया तो फिर हम इसको इनवैलिड मानेंगे। तो इस तरह के अभी आप लीगल राइट आपके पास नहीं है कि आप किसी दूसरे पार्टी के ऊपर एक टाइम फ्रेम का बंदिश लगा दें कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी या फिर आपको क्या करना, केस करना पड़ेगा, तभी हम उसको वैलिड मानेंगे। अगर इसके बाद अगर आपने ऐसा कुछ किया जो लीगली हम कंसीडर करेंगे कि उसके लिए उतना टाइम पीरियड अलाउड है, सपोज कर लो कि 3 साल का टाइम पीरियड अलाउड है लीगली, और आप उसमें बोल देंगे कि हमारे ऊपर या फिर कोई भी केस करना होगा तो 3 साल से पहले, यानी हमने बोल दिया कि 1 साल, 1 साल के बाद आप करेंगे हमारे ऊपर कोई केस तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते। बात समझ रहे हो ना? अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो पहले ये समझ लो कि किसी के ऊपर हम कोई लीगल प्रोसीडिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, पहली चीज। वहां पे लीगल प्रोसीडिंग कोई कर रहा है तो उसको भी हम टाइम के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि आपको 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या साल भर के अंदर ही आपको अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह का भी कोई आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो रेस्ट्रेंट, अब हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से केसेज हैं जहां पे इस तरह के एग्रीमेंट होंगे और वो एग्रीमेंट वाइड कंसीडर किए जाएंगे। तो 4 केसेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है रेस्ट्रेंट ऑन यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग। यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग का मतलब है कि जहां पे भी अगर आपका लीगल राइट बनता है किसी के अगेंस्ट में केस फाइल करने के लिए, और सामने से पार्टी कह दे कि नहीं हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए कि हमारे ऊपर आप कोई केस नहीं करेंगे, तो इस केस में हम कंसिडर करेंगे कि ये एग्रीमेंट वॉइड है। तो एग्रीमेंट विच प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम मूविंग द कोर्ट, कोर्ट में वो जा सकता है लेकिन हमने क्या किया, मना कर दिया, तो अपना एग्रीमेंट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। एग्जाम्पल क्या है, एक्स और वाई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और किसी गुड्स को सप्लाई करने के लिए बात करते हैं कि हम गुड्स का सप्लाई करेंगे, और बाद में क्या होगा, अब इसमें एग्रीमेंट हमने बना लिया कि अगर मैं गुड्स का सप्लाई नहीं कर पाया तो तुम हमारे ऊपर केस नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं यूजुअल राइट्स की कि अगर मैं, ठीक है, एग्रीमेंट में क्या बना रहे हैं कि कंडीशन इज पुट ऑन वाई दैट ही विल नॉट फाइल, मतलब वाई केस फाइल नहीं करेगा एनी मैनर अगर एक्स गुड्स को सप्लाई नहीं कर पाता है। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर है। सप्लाई तो करना ही पड़ेगा, आप ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकते हैं जहां पे आप बात करेंगे कि हम सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर केस नहीं करेंगे। दूसरा चीज, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द टाइम ऑफ लीगल एक्शन। टाइम का हमने बात कर लिया। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी हमने एक बार डिस्कस किया था। लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन आपका, यहाँ पे हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं। जैसे कि लोन की रिकवरी है, ठीक है, या फिर कोई बोरोइंग है, उस बोरोइंग के रिकवर करने के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड लॉ के द्वारा, लॉ ऑफ लिमिटेशन में मेंशन किया गया है कि किस केस में कितना आपका लिमिटेशन पीरियड है, कितने दिन के अंदर
इसकी वैलिडिटी है कि आप अगर लोन किसी से लिए हैं या फिर आपने किसी को लोन दिया है तो आप रिकवर कितने टाइम के अंदर कर लेना चाहिए, अदरवाइज उसको फिर टाइम बैड डेट कंसीडर किया जा सकता है, तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे हमने बात किया कि जब टाइम लीगल फ्रेम हमने देख लिया कि अगर 3 साल का है और आप अपने से एक टर्म्स आपने बना दिया कि 1 साल के अंदर अगर ये लोन का अमाउंट आप रिकवर नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो लॉ बनाया गया है, लॉ के अगेंस्ट में हम एक कंडीशन रख रहे हैं। तो लॉ के अगेंस्ट में अगर आपने कोई कंडीशन रख दिया तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसलिए हमने बोला रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइम ऑफ लीगल एक्शन, एग्रीमेंट टू लिमिट द टाइम विद इन विच लीगल एक्शन में बी ब्रॉड। तो क्या समझे, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया, 1 साल के अंदर आप कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, 1 साल के बाद लीगल एक्शन नहीं लेंगे, आप ऐसा एग्रीमेंट हमको बना के दे दीजिए। लेकिन लॉजिकली क्या है कि वो आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह का केस है और लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या बताता है। एग्जाम्पल है, फॉर द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, अगर हमने कोई गुड सेल किया है और वो गुड क्रेडिट सेल किया है, ठीक है, और हमने इसकी डिलीवरी कर दी किसी व्यक्ति को, गुड्स की डिलीवरी कर दी, क्रेडिट सेल किया गया था, और कंडीशन क्या लगाया गया कि सूट में बी फाइल्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज पर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट। 3 साल के अंदर आपको रिकवरी करना है, लिमिटेशन एक्ट में ये चीज मेंशन है। लेकिन सेलर ने क्या किया, एक क्लॉज बना दिया और उसमें कहता है कि 2 साल के अंदर अगर आपने फुल पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हम लेंगे। ठीक है, तो ये लीगल एक्शन की जो बात है, ये एग्रीमेंट ही आपका वॉइड है। आप 2 साल में नहीं, 3 साल का जो टाइम फ्रेम है उससे पहले आप किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। तीसरा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब हम बोल रहे हैं कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो आपका राइट है वो राइट खत्म हो जाएगा। जैसे कि agreement which puts an end to right any party thereto on the expiry of a specific period। मान लो 2 साल 3 साल का जो भी एक्सपायरी पीरियड है और उस एक्सपायरी पीरियड के बाद बात कर रहे हैं कि इसके बाद आपके ऊपर कोई लीगल राइट नहीं रहेगा कि केस को इन्फोर्स कर सकें। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है कि आपको यहाँ से अलाउड नहीं किया जाएगा, आपके राइट को खत्म कर दिया जाएगा। तो स्पेसिफिक पीरियड है, सपोज कर लो कि 2 साल का हमने टाइम दिया है, तो 2 साल के बाद हमने उस एग्रीमेंट को वैलिडिटी या फिर उसके ऊपर इनफोर्सिबिलिटी को हमने कर दिया मना। तो यहाँ पे इस केस को भी वॉइड कंसिडर किया गया है। चलो अब नेक्स्ट वाला देखो, डिस्चार्ज ऑफ डिफेंडेंट फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। इसको मेंशन कर लो, इसको पॉइंट को बुक में लिख लो या फिर नोटबुक पे लिख लो। एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर ऑफ राइट और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज को ऐसे लिख लो चौथे वाले पॉइंट पे। एग्रीमेंट एग्रीमेंट फॉर द फॉर फ्यूचर का मतलब जब्त कर लेना, फिर फॉर फ्यूचर ऑफ राइट और और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। यहाँ पे दो पार्टी के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि एक सर्टेन पीरियड टाइम के बाद आपका जो भी राइट्स है, ठीक है, ये दोनों मैं मर्ज कर देता हूँ। सर्टेन पीरियड के बाद आपका जो राइट है या फिर आपका जो दायित्व है, दायित्व से मुक्ति कर दिया जाएगा। यानी आप उस एक्सपायरी पीरियड के टाइम के बाद अगर कोई काम नहीं करते हैं, अगर अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करते हैं या फिर आप अपने एग्रीमेंट को, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उसको हम कंसीडर करेंगे वॉइड। किस तरह से, यहाँ पे हम फुलफिलमेंट की बात करते हैं। जैसे आपने किसी से कोई वस्तु खरीदा, वस्तु खरीदने के बाद आपने उसका पेमेंट बोला है कि 2 महीने के बाद हम कर देंगे, और 2 महीने के बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया, और दूसरी तरफ डिलीवरी की भी हम बात कर लेते हैं
कि उसने बोला कि 2 महीने के बाद आपको डिलीवरी कर दी जाएगी। सपोज कर लो कि 2 महीने के बाद आपने वस्तु का पेमेंट कर दिया, तो आपकी लाइबिलिटी तो वहां पर खत्म हो गई, लेकिन सामने वाले ने आपको वस्तु की डिलीवरी नहीं दी, तो क्या वो वहां अपने राइट या फिर अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि अब तुम गुड नहीं दोगे? आपने बोल दिया कि 2 महीने के बाद अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई तो फिर हम इसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अपने लाइबिलिटी से मुक्त होना चाह रहा है, या फिर जो उसका राइट है वो राइट से मुक्त होना चाह रहा है, या फिर दूसरी पार्टी तरफ जो दूसरी पार्टी है उसके अधिकारों को वंचित करना चाह रहा है। क्योंकि मेरा अधिकार है ना, अगर आपने को हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट किया है तो उसके बदले मुझे अपना गुड्स चाहिए होगा। लेकिन आपने कह दिया कि अगर 3 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर मैं गुड्स की डिलीवरी नहीं करता हूं, तो आप हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगा? एग्रीमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ राइट और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। हमने उस व्यक्ति के वो अधिकारों से वंचित करने का बात किया। तो इस तरह का एग्रीमेंट भी, इसमें कंडीशन क्या आएगा? स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का आएगा। ठीक है। एग्रीमेंट विच डिस्चार्ज एनी पार्टी from any liability on the expiry of a specified period। आपने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बता दिया, और उस टाइम पीरियड के अंदर वो चीजें फुलफिल नहीं होती हैं, तो उसके बाद आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। होंडा सिटी कार, ए ने एग्री किया कि सेल करेगा होंडा सिटी कार बी को, और ए ने डिलीवरी कर दिया। ए डिलीवर्ड हिज कार टू बी बट एग्री टू पे प्राइस विद इन 3 मंथ। 3 महीने के अंदर वो पेमेंट करेगा। अब इस कंसिडरेशन में अगर एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि एग्रीमेंट बिटवीन टू दैट बी डिफॉल्ट टू पे प्राइस विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हमने, उसने उधार पे लिया है, बी को कार दे दिए गए, टाइमिंग कितना दिया हमने? 3 महीने का। 3 महीने के अंदर अगर पे नहीं किए तो आपके ऊपर केस फाइल किया जाएगा। तो ये लॉ ऑफ लिमिटेशन जो हमने बात किया था उसके अंदर ये चला जाएगा, अगर इतना पार्ट हम कंसिडर करते हैं तो आप 1 साल या फिर 2 साल, इस तरह का कोई कंडीशन नहीं बना सकते हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन बताएगा कि कितने साल के अंदर आपको रिकवरी करना है। तो बी वुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी किस केस में? अगर जैसे ही उसने पेमेंट कर दिया विद इन टाइम फ्रेम। अगली बात करते हैं कि अगर इसी एग्जांपल में होंडा सिटी कार की जो डिलीवरी थी, जो बी ने पेमेंट कर दिया और ए को डिलीवरी करनी थी, अगर ए के पास पोजेशन नहीं आता है, बी ने पेमेंट कर दिया और ए ने गुड्स की यानी होंडा कार की डिलीवरी नहीं करी, तो उस केस में क्या? पेमेंट करने के बाद जो ए की लाइबिलिटी है कार की डिलीवरी करना, क्या उससे लाइबिलिटी से मुक्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्या यहाँ पे जो बी का राइट है, क्या उसके राइट को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाले में ये दो डिफरेंस है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट किसकी बात कर रहे हैं? पहले पार्टी की। ठीक है। राइट मतलब जो यहाँ पे बायर है, बायर के हम राइट को छीन नहीं सकते हैं। और दूसरा तरीका है डिस्चार्ज ऑफ द डिफेंडेंट फ्रॉम द लाइबिलिटी, यानी जो आपका सेलर है, सेलर के राइट को भी हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। किस बेसिस पे? अगर जो आपने एग्रीमेंट बनाया और उसने बोल दिया कि हम 3 महीने या 4 महीने के अंदर आपको गुड्स की डिलीवरी कर देंगे, और नहीं डिलीवरी कर पाते हैं तो आप हमारे ऊपर केस नहीं करिएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो यही बात है। तो इसी केस में अगर होंडा कार बी के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है टू ए, बट पोजीशन ऑफ कार वाज गिवन टू बी विद इन 3 मंथ, उसको देना था थ्री। देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दैट एनी ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ बी टू टेक पोजीशन कार विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड। हमने बोला कि अगर 3 महीने के बाद अगर हम डिलीवरी नहीं दे पाए तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, और एग्रीमेंट बना लीजिए कि आप हमारे ऊपर कोई केस फाइल नहीं करेंगे। तो ये दो कंडीशन समझ में आ रहा है? अनुपमा, प्रतीशी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो बता देना, दोबारा से एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम इसमें कुछ एक्सेप्शन की बात करेंगे। ये तो हो गया ये केस जहाँ पे हमने बात किया कि ये एग्रीमेंट अगर टाइम फ्रेम के अंदर बताते हैं या फिर किसी के राइट्स को आप रिस्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं विद इन टाइम फ्रेम,
तो वो वॉइड करार दिया जाएगा। अब एग्रीमेंट को हम देखेंगे कि किस केस में इसका एक्सेप्शन है। जहां पे अगर लीगल प्रोसीडिंग की बात है, रेस्ट्रिक्शन की बात है, रेस्ट्रिक्शन होते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट आपका वैलिड हो जाएगा। पहला एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट टू रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? एक तो होता है कि कोई भी आप मुद्दा है या फिर डिस्प्यूट है, आप कोर्ट से जाके उसको क्या करेंगे, केस फाइल करके उसका निपटारा करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप कोर्ट में नहीं जाके आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को या फिर संस्था को एक आर्बिट्रेटर बना देंगे या फिर मीडिएटर बना देंगे, जो आप दोनों लोग अग्री करेंगे कि हाँ हमारे जो भी डिस्प्यूट है इनके द्वारा सॉल्व किया जाएगा, और ये जो बात कहेंगे वही हम लोग स्वीकार करेंगे। तो अगर कोई एग्रीमेंट हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट जो आपके डिस्प्यूट के संदर्भ में है, और वहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा किसका? आर्बिट्रेटर का। तो आर्बिट्रेटर को हम अपना केस रेफर कर सकते हैं। तो यानी हम यहाँ पे एक तरीके से केस को कोर्ट में नहीं ले जाने की बात कर रहे हैं। यही बात हुआ, कोर्ट में हम इस केस को ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपका फ्यूचर डिस्प्यूट है आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कराना चाह रहे हैं, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। दूसरे तरफ इसमें एग्जांपल है होल्डर ऑफ फायर। ये फायर इंश्योरेंस का एक एग्जांपल है। एन एग्रीमेंट बिटवीन द होल्डर ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द इंश्योरेंस कंपनी दैट नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड ऑफ until the question of amount damage sustained by the assured। फायर इंश्योरेंस है, आग लगेगी, तो आग लगेगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना नुकसान हुआ है। अब नुकसान की एसर्टेनमेंट करनी पड़ेगी, उसी के बाद तो हम क्लेम को हम देंगे ना कि कितना हमें नुकसान की भरपाई करनी है। तो इस एसर्टेनमेंट को हम आर्बिट्रेशन के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू आप करा रहे हैं तो ये एग्रीमेंट आपका वैलिड है। सच एग्रीमेंट डज नॉट एक्सक्लूड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट मतलब यहाँ पे लीगल राइट को आपको एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप कोर्ट की बजाय आर्बिट्रेशन से अपने मैटर को सॉल्व कराना चाहते हैं। तो पहला और दूसरा पॉइंट में सेम ही चीज है। डिफरेंस क्या है? अगर कोई फ्यूचर डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन से कराएंगे, और करेंट में कोई हमारा डिस्प्यूट चल रहा है तो भी हम क्या करेंगे? आर्बिट्रेशन का मदद ले सकते हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब सर? कैसे? आर्बिट्रेशन का मतलब? आर्बिट्रेशन का मतलब यही है कि आप अपने केस को सॉल्व करने के लिए या फिर अपने डिस्प्यूट को जो भी आपका मुद्दा है, लड़ाई है, झगड़ा है, उसको सॉल्व करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, किसी एक व्यक्ति को हायर कर लेंगे या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा आप डिसाइड कर लेंगे कि वो व्यक्ति कौन होगा जो हमारे डिस्प्यूट को सही करेगा। किसी एक व्यक्ति के द्वारा हम क्या करेंगे? अपने जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कराएंगे। आर्बिट्रेशन का मतलब देखो, कोई पर्सन है या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तीसरा, पहला दूसरा सेम ही है, केवल प्रेजेंट और फ्यूचर के रिलेशन में ये हमारा कंसर्न है। तीसरा, एग्रीमेंट टू फाइल अ सूट इन वन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्ट्स। वन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्ट्स का मतलब जहां पे दो कोर्ट्स का ज्यूरिडिक्शन शामिल हो रहा है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब जहां मैटर आपका दिल्ली हाई कोर्ट में भी सॉल्व किया जा सकता है, और कोलकाता हाई कोर्ट में भी सॉल्व किया जा सकता है, या फिर लखनऊ हाई कोर्ट में भी सॉल्व किया जा सकता है। लखनऊ में हाई कोर्ट है कि प्रयागराज? हम्म। इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद हो, तो जहाँ पे भी आपका कंसर्न सॉल्व किया जा सकता है, तो वहां पे अगर मना कर रहे हैं कि नहीं दिल्ली नहीं इलाहाबाद, तो ये आपका एग्रीमेंट कहीं से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं है। तो एग्रीमेंट टू फाइल सूट इन वन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्ट, किसी एक में भी आप अपनी सुनवाई करा लेंगे, तो एग्रीमेंट आपका रेस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, देयर वाज एन एग्रीमेंट व्हिच प्रोवाइडेड दैट एनी लिटिगेशन arising out of the agreement shall be settled in High Court of Calcutta and in no other court। तो यहाँ पे इस तरह से हम कंसिडर द डिफेंडेंट फाइल अ सूट इन आगरा whereas the plaintiff file
केस इन द कोलकाता, दो जगह इस केस की फाइलिंग हुई। इट वॉज हेल्ड दैट एग्रीमेंट वॉज बाइंडिंग बिटवीन द पार्टी एंड इट वॉज नॉट ओपन टू डिफेंडेंट टू प्रोसीड विथ देयर सूट इन आगरा। इसी एक जगह आपने एग्रीमेंट बना लीजिए कि हम इसी कोर्ट में अपना क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। तो दूसरे कोर्ट के लिए, तीसरे कोर्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां पे केस फाइल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट आपने बनाया कि किसी एक कोर्ट में हम अपना लीगल प्रोसीडिंग को कंप्लीट करेंगे, तो वो आपका एग्रीमेंट वैलिड है। ये तो लीगल प्रोसीडिंग का केस हमारा ओवर हो गया। अब एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच नॉट सर्टेन, अब वो एग्रीमेंट जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है उसकी हम बात करेंगे। इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया, पढ़ के आए थे कि यहीं पढ़ रहे हो? चलो तो पढ़ के आओ और इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच नॉट सर्टेन, ऐसे एग्रीमेंट जहां पे आप हवा में बातें कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर आपका क्लियर नहीं है। तो जब सब्जेक्ट मैटर क्लियर नहीं है तो वो एग्रीमेंट आपके वॉइड होंगे। ठीक है, वो एग्रीमेंट आपके वॉइड होंगे। ये एग्रीमेंट आपके वॉइड किस किस कंडीशन पे हो सकते हैं? अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि जहां पे आपने जो सब्जेक्ट मैटर बताया, सब्जेक्ट मैटर क्लियर नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो भी क्लियर नहीं है, तो ये आपका अनसर्टेनिटी। मीनिंग ऑफ विच नॉट सर्टेन का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी। तो ये किस किस संदर्भ में हो सकता है? आपके गुड्स की क्वांटिटी के रेफरेंस में हो सकता है, क्वांटिटी क्लियर नहीं है, आपने बोल दिया कि मुझे सामान भेज देना, कितना भेजना है नहीं बताया। द क्वालिटी, किस तरह का क्वालिटी, मुझे लैपटॉप भेज देना, आपने लैपटॉप के बारे में किसी तरह से स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, क्वालिटी के बारे में कोई मेंशन। मुझे चावल भेज देना, कौन से चावल नहीं पता, क्वालिटी नहीं पता। प्राइस, आपने प्राइस के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं किया। टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, उसका ऑनर कौन है, यहाँ पे भी ये क्लियर नहीं है। तो ये कुछ केसेज हैं जहाँ पे आप कंसीडर करेंगे कि मीनिंग आपका एग्रीमेंट का क्लियर नहीं है, तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा किस चीज में? वर्ड एग्रीमेंट में। वर्ड एग्रीमेंट में अब यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, बस इसमें केवल इतना ही हमें जानना था मीनिंग ऑफ अनसर्टेन में। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। पहला एग्जाम्पल क्या है? वाई ने बोला है कि मैं अपना घोड़ा 500 या फिर 1000 में बेच दूंगा। अब ये 500 1000 क्या होता है? या तो 500 बोलो या फिर 1000 बोलो, वर्ड एग्रीमेंट। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एन एग्रीमेंट टू ग्रांट अ लीज व्हेन नो डेट ऑफ कमेंसमेंट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली फिक्स कैन नॉट बी इन्फोर्स। आपने कोई एग्रीमेंट बनाया कि लीज पे देने के लिए। अब ये लीज में क्या चीजें हैं, ये गिरी वाला कौन चीजें हैं? ठीक है, तो एग्रीमेंट हमने ग्रांट लीज है, तो हो सकता है कि किसी लैंड का लीज हो या फिर किसी बिल्डिंग का लीज हो। तो लीज के केस में आपने बोल दिया कि जहां पे डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली क्लियर नहीं है, तो हमें अब यहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं होगा, सब्जेक्ट मैटर क्लियर नहीं है, तो वॉइड हो गया। एग्रीमेंट टू पे सर्टेन अमाउंट व्हेन एबल टू पे, ठीक है, मैंने बोल दिया कि जब मेरा एबिलिटी हो जाएगा पेमेंट करने का तो तुमको पेमेंट कर दूंगा। आपने कुछ इस तरह से एग्रीमेंट बना लिया। एग्रीमेंट टू पे सर्टेन अमाउंट व्हेन एबल टू पे इज वॉइड, ये पुष्प बला रे का केस है। चलो, तो यहाँ पे भी वॉइड हो गया। इसके बाद ए कॉन्ट्रैक्ट टू निगोशिएट और टू फाइनलाइज द टर्म्स इन फ्यूचर इवन सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। हमने क्या बोला? ए ने बोला है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा। तो अगर फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा तो वो भी वॉइड है, वो एग्रीमेंट आपका वॉइड है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल इसके एक्सेप्शन में हम देखेंगे। एग्रीमेंट वेर एग्रीमेंट आर नॉट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी तो है लेकिन वॉइड नहीं है। कैसे? अनसर्टेनिटी है लेकिन वॉइड नहीं है, इट मीन्स कि वो वैलिड है। अब ये कैसे होगा इसको देखो। यहाँ पे पहला ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही आसान है, इजी है। एम एक डीलर है जो कोकोनट ऑयल में डील करता है, तो यानी उसके अलावा और उसका कोई बिजनेस नहीं है। उसने बोला कि पी को 100 टन ऑफ ऑयल, 100 टन ऑफ ऑयल क्या करेगा? सेल करेगा।
अब यहाँ पे ऑयल तो कितने भी तरह के हैं, यहाँ पे अब ये कंडीशन हो सकती है कि कौन सा ऑयल। आपने कोई ऑयल की बात करी है, मस्टर्ड ऑयल, क्रूड ऑयल, और कौन कौन सा जब, हाँ, ऑलिव ऑयल, तो तमाम तरह के ऑयल हैं। आपने किसकी बात की, यहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, लेकिन ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि वो कोकोनट ऑयल में ही डील कर रहा है, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन फिर नहीं है। अब इसी से रिलेटेड इसका ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, शायद ये वाले बुक में था। अब इसी वाले एग्जांपल में अगर वो किसी एक पर्टिकुलर गुड में डील नहीं कर रहा है और कई सारा ऑयल का वो सेलिंग कर रहा है, तो फिर अगर वो बोलता है कि मैं आपको 100 टन ऑयल सेल करूंगा, तो फिर वहां पे मीनिंग अनसर्टेन हो जाएगा, फिर वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एक्स अग्री टू सेल वाई ऑल द राइस इन माई गोडाउन एट दिलसाड गार्डन। यहाँ पे अपने एक लोकेशन का इसने स्पेसिफिकेशन दे दिया, और यहाँ पे राइस का फिर मेंशन नहीं है कि कौन सा राइस है। लेकिन यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी का केस नहीं लगेगा। देर इज नो अनसर्टेनिटी वेरी मेक एग्रीमेंट, देर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द एग्रीमेंट वाइड। यहाँ पे एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा। एक्स अग्री टू सेल वाई ऑल द राइस इन माई गोडाउन, क्योंकि यहाँ पे राइस की बात तो नहीं करी है, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करी है। लोकेशन की वजह से यहाँ पे एक सर्टेनिटी हम कंसिडर करेंगे। चलो, बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार रीड करना। मेन चीज यही है कि आपका जहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं होगा, चाहे क्वालिटी के टर्म्स में या फिर क्वांटिटी के टर्म्स में, प्राइस के टर्म्स में, या जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो आपका क्लियर नहीं है, तो वहां पे ये एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर एग्रीमेंट को सिंपली ऐसे समझ लो, हम सट्टेबाजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बेट क्या होता है? बेट, बाजी लगाना। बाजी लगाने वाले एग्रीमेंट को कंसीडर किया जाएगा किस तरह से? वॉइड एग्रीमेंट। और कौन सा? वॉइड एग्रीमेंट। तो जहां पे भी दो लोग मिलके बाजी लगाने की बात कर रहे हैं, और जो जीतेगा वो पाएगा। दो पार्टी हैं, 500-500 रुपया यहाँ पे रुमाल बिछा के रख दिया, और कुछ ताश उस खेल रहे हैं, और इसके बाद क्या हो गया? कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। अब इस तरह का कि कोई जीत गया या फिर हार गया और जाके कोर्ट में कह दे कि हम बाजी लगाए थे और ये हमको हरा दिया और पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस तरह का वे, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर्स। तो वो आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसमें एक बार इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वेजर का डेफिनेशन नहीं है, तो इसको हम कहाँ से कंसिडर करते हैं? सर विलियम एंसन के डेफिनेशन से। सर विलियम एंसन ने क्या बोला है, उनके स्टेटमेंट को हम देखते हैं। अ वेजर इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन और ascertainment ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। जो आप बाजी लगाते हैं वो अनसर्टेन इवेंट होता है, पता नहीं होता है जो आगे क्या होने वाला है, उसकी सर्टेनिटी हमें नहीं पता है। तो वेजर क्या है, ध्यान देना। प्रॉमिस टू गिव मनी या फिर मनी वर्थ। आपने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस टू गिव मनी या फिर मनी वर्थ। अब वर्थ में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। मनी वर्थ अपॉन डिटर्मिनेशन, अपॉन डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन या फिर एसर्टेनमेंट। एसर्टेनमेंट का मतलब है एसर्टेनमेंट, जो आपका पता चल जाए, जो आपका पता चल जाए किस केस में? जो चीज अनसर्टेन है, जो चीज अनसर्टेन है। तो जब अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है कि हम उसके बदले आपको पैसा देंगे, या फिर पैसे से रिलेटेड या पैसे के फॉर्म में आपको मनी वर्थ का मतलब हम प्रॉपर्टी के रूप में आपको पैसा दे देंगे। मैं अपना गाड़ी दे दूंगा, मैं अपना ज्वेलरी दे दूंगा, ठीक है। तो वेजर इज अ प्रॉमिस टू पे और गिव मनी मनी वर्थ अपॉन डिटर्मिनेशन और ascertainment ऑफ अनसर्टेन इवेंट। मैं जीत गया तो
मैं जीत गया तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। To constitute a wager, the party must contemplate the determination of uncertain event as the sole condition of their contract. अब इसमें क्या है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो जो अनसर्टेन इवेंट है उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए। मतलब वो सर्टेनिटी मतलब वो डिक्लेयर हो जाए कि हाँ वो सर्टेन हो गया, डेफिनिट हो गया, वो पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई डिपॉजिटेड विथ जेट 500 ईच। जेट को 500 रुपया दोनों ने दे दिया और उन्होंने फिर बेट लगाया कि ये जो क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, जो इसका रिजल्ट आएगा और इसमें इंडिया या फिर इंग्लैंड, द कंडीशन वाज दैट द लूजर वाज फॉरफिट हिज 500 एंड द विनर वाज टू रिकवर दिस अमाउंट। जो जीतेगा वो दूसरे से पैसा रिकवर करेगा। द बेट ऑन द रिजल्ट ऑफ क्रिकेट मैच टू बी प्लेड। अब यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं कि कौन जीतेगा या फिर कौन हारेगा, तो सपोज कर लो कि इंडिया जीत गया तो फिर मुझे, और इंग्लैंड जीत गया तो तुमको, ठीक है। क्योंकि दोनों एक ही बेट तो लगाएंगे नहीं, अलग अलग ही लगेगा ना। एक ही लग सकता है, अलग अलग ही लगेगा। इसीलिए दे बेटेड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ क्रिकेट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। द कंडीशन वाज दैट कि लूजर वाज टू फॉरफिट एंड विनर वाज टू रिकवर दिस। जो जीतेगा वो पाएगा और जो हारेगा वो होएगा। दिस एग्रीमेंट इज बाय वे ऑफ वेजर। मतलब ये अब वर्ड कंसीडर किया जाएगा। इसेंशियल एग्रीमेंट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेजर एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट। इसमें इसेंशियल कंसीडर एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो पहला कंडीशन यही है कि आपका एलिमेंट या सब्जेक्ट मैटर अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। तो मोस्ट इसेंशियल ये हुआ आपका परफॉर्मेंस बार्गेन कि डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट होगा। इवेंट में भी अनसर्टेन किस तरह से, बिकॉज इट इज अ फ्यूचर इवेंट, जो कि आपका अभी घटित होना बाकी है। दूसरा हो सकता है बिकॉज इट इज नॉट येट असर्टेन और नोन इन एनी वे बाय एनी ऑफ द पार्टीज। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। द पार्टीज आर नॉट अवेयर ऑफ द रिजल्ट। या फिर ये भी हो सकता है, अच्छा ये दूसरे वाले पॉइंट का ही है, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो फ्यूचर इवेंट है वो अभी आने वाले टाइम में होना बाकी है। और दूसरा चीज कि बिकॉज इट इज नॉट येट सर्टेन और नोन, एक तो असर्टेनमेंट उसकी नहीं हुई है या फिर किसी पार्टी को भी ये पता नहीं है, और हो सकता है कि ये ऑलरेडी हैपनिंग हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस में आपका अनसर्टेन इवेंट कंसिडर किया जाएगा। दैट इज द पार्टी आर नॉट अनअवेयर ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑलरेडी ऑकर्ड इवेंट। ऑलरेडी ऑकर्ड इवेंट का मतलब वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है लेकिन किसी को भी पता नहीं है, लेकिन वो इवेंट पहले टर्म में क्या था, अनसर्टेन इवेंट था। The wager may be made upon the result of election which is over. The party do not know in which favor the against has gone. चलो ठीक, इसको देख लेना इलेक्शन वाले मैटर को। दूसरा म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लूज। ये तो होना ही चाहिए। बेटिंग है तो किसी न किसी एक को जीतना पड़ेगा और किसी न किसी एक को हारना पड़ेगा। तो म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, दोनों को ही बराबर का चांस है हारने का और जीतने का। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति के पास जीतने का पूरा पूरा चांस है और दूसरे के पास हारने का चांस है। अगर ऐसा है तो फिर गड़बड़ है, तो फिर वो वेजर एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो टू पार्टी और द टू साइड्स म्यूचुअल चांसेज ऑफ देयर गेन और लॉस। चलो ये हो गया। तीसरा पॉइंट है नीदर पार्टी कंट्रोल ओवर द इवेंट। किसी भी एक पार्टी के ऊपर जो भी हैपनिंग हो रही है उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कंट्रोल कैसे होगा, हो सकता है कि उसने आंसर अपने फेवर में वो लेने की बात करें, तो हो सकता है कि वो अपने अनसर्टेनिटी इवेंट को किसी तरीके से अपने फेवर में कर लेते। नीदर पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इन एनी वे। इफ वन ऑफ द पार्टी हैज द इवेंट इन हिज ऑन कंट्रोल, द ट्रांजेक्शन लैक्स द इसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अगला है नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। नो अदर इंटरेस्ट मतलब जीत हार के अलावा आपका और कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। नीदर पार्टी शुड हैव
any other interest in the happening of the event, the amount or the state will win or lose after the determination of uncertain event. The purpose of wager is to make gain out of the decision of the uncertain event. ठीक है, तो किसी एक पार्टी का भाई मतलब गेन और लॉस के अलावा हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है. प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ, ये भी आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अगर वेजर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं. तो मनी का यहाँ पे कंसिडरेशन, ठीक है, इसको हम कंसिडरेशन कर लेंगे. किसी का वेजरिंग एग्रीमेंट का यही कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न. इसमें एक पॉइंट ध्यान देना, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ में पेमेंट की बात आ गई. एक दूसरे को कंपनसेट किया जाएगा, जो जीतेगा वो हारेगा, तो हारने वाला कंपनसेट करेगा जीतने वाले को, जो जीतेगा वो हारेगा, ऐसा बोला है. तब कैच कर लेते हैं. तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि देयर शुड बी अ कॉमन इंटेंशन बिटवीन पार्टीज दैट दे शुड नॉट डिमांड डिलीवरी ऑफ द गुड बट शुड टेक ओनली द डिफरेंस. इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक गुड्स है और इसका प्राइस हम बात कर रहे हैं कि अगर 100 से 110 हो जाएगा एग्रीमेंट, और एक बोला कि 100 से 90 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई पर्सन ए और बी है. तो कंपनसेशन कोई एक जीतेगा. किसी को लग रहा है कि ये गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, बोला कि 110 जाएगा, तो फिर आपको ये गुड्स की डिलीवरी करनी पड़ेगी. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका है कि जो हारेगा, यानी दूसरा अगर कोई बोल रहा है कि 90 रुपये जाएगा, तो 90 रुपये जाएगा तो फिर 10 रुपये तुम मुझे कंपनसेट करोगे. यहाँ पे जो डिफरेंस की बात है, मेन 10 रुपये का ही डिफरेंस है ना दोनों केसेस में. तो आप गुड्स की डिलीवरी नहीं करिए, जो बेनिफिट हो रहा है वो अमाउंट जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस पार्टी हमें क्या करिए, कंपनसेट कर दीजिए. बात वही आएगी. सपोज कर लो कि ये 100 का गुड्स है और वो 1 से 10 चला गया. ठीक है, तो ये हमने 100 रुपये आज के टाइम पे रखा था, 10 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा. अभी के टाइम पे वो गुड्स को हमने 110 में बेचा, 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा. इसके अकॉर्डिंग जब 10 रुपया का प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेच के 10 रुपये प्रॉफिट ही मिलना है ना. तो तुम हमको गुड्स मत दो, 10 रुपया में पैसा ही दे दो, काम हो जाएगा. और इसी केस में ये 90 के केस में, तो इसी को हमने बोला है कि प्राइस डिफरेंस भी यहाँ पे एक्सचेंज किया जा सकता है. द स्टेक मनी शुड कम आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ द पार्टीज देमसेल्फ. जो दो पार्टी आपस में बेट लगा रही हैं, ये उन्हीं की जेब से आना चाहिए, कोई आउटसाइडर या फिर तीसरा पार्टी इसको कंपनसेट नहीं करेगा. टेस्ट और इसेंस ऑफ वेजर, हम कैसे पता करेंगे कि ये वेजर एग्रीमेंट है कि नहीं है. तो टू मेक अ वेजरिंग एग्रीमेंट देयर मस्ट कॉमन इंटेंशन ऑफ द बेट. जहाँ पे बेट है वहीं पे वेजर है, यानी एक पार्टी क्या है, जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी. Essence of wager is that one party stand to win from or to lose to other. एक जीतेगी दूसरी हारेगी. पार्टी अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेन इवेंट होनी चाहिए, इवेंट, और टू द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, प्राइस का फ्लक्चुएशन होना चाहिए. अब कॉन्सिक्वेंसेज हम इसको कल देख लेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट्स वेजरिंग एग्रीमेंट का क्या है. एक बार इसको रीड करना, आज वाला जो हमने बताया लीगल रेस्ट्रेंट वाला और वेजर एग्रीमेंट का. वेजर एग्रीमेंट भी खत्म हो गया, केवल कॉन्सिक्वेंसेज ये देखना है. कॉन्सिक्वेंसेज में भी कुछ है नहीं. वेजर एग्रीमेंट हमने क्या लिखा है पहले पॉइंट में, देखो, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड. दूसरा क्या है, नो सूट कैन बी ब्रॉट. वॉइड है तो सूट कैसे केस फाइलिंग नहीं होगी. तो तीसरा पॉइंट ये कवर कर लेना, देख लेना. ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन और लॉटरी और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. 5 6, अरे बहुत है. चलो ठीक है, सब देखेंगे कि वेजरिंग एग्रीमेंट ये सारे एक्टिविटी से किस तरह से डिफरेंट है, और क्या ये जो डिफरेंट एक्टिविटी है उसको भी वॉइड कंसीडर किया जाएगा या फिर वो वैलिड है. जैसे एमपीएल खेलते हो, एमपीएल खेले हैं. लीगल, लीगल है कि इलीगल है? हाँ, लीगल है कि इलीगल है, चलो पता करना.